असदुद्दीन ओवैसी मांग रहे हैं 25 सीटें महागठबंधन से। तो ऐसे में तेजस्वी यादव क्या करेंगे, ये देखने वाला होगा। इसके बारे में आपको बताएंगे। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी के दौरे बिहार में फिर से होने वाले हैं, इसके पीछे क्या खास बातें हैं यह समझेंगे। साथ ही शाहाबाद पर चिराग पासवान ने ऐसा कहा जा रहा है कि फैसला किया है कि जो एक जनरल सीट जो उन्होंने चुननी है वो शाहाबाद की होगी। तो इसके पीछे क्या खास वजह है ये आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा खास शो राग बिहारी। मेरे साथ मौजूद हमारे वरिष्ठ साथी पंकज जी। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, थैंक यू। सबसे पहले तो असदुद्दीन ओवैसी की बात कर लेते हैं, जिन्होंने पिछली बार महागठबंधन को अच्छा खासी चपत लगाई थी। और तमाम जानकार ये भी कहते हैं कि ओवैसी अगर अलग ना लड़े होते तो हो सकता है कि तेजस्वी यादव की ताजपोशी हो जाती, एक कहा गया ऐसा। तो इस बार बताया जा रहा है कि बातचीत चल रही है उनसे, फिर से ये चीज़ ना हो इसके लिए। मगर हालांकि तेजस्वी यादव के सामने डिमांड ऐसी रखी गई 25 सीटों की। तो ऐसे में तेजस्वी यादव क्या करेंगे, 25 सीटें दे पाएंगे? देखिए, आपको बताएं, ओवैसी अपना कार्ड बड़े सलीके से खेल रहे हैं, ये बात आप जान लीजिए। ओवैसी के ऊपर जो सबसे बड़ा दाग था उसको उन्होंने बहुत हद तक धुल दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद उन्होंने अपना इमेज इस तरह का बनाया, देश के अंदर भी और देश के बाहर भी, कि कल बीजेपी को भी उनको गद्दार और तरह तरह के शब्द कि भाई ये नेशनल इंटरेस्ट के विरोध में काम करते हैं। बहुत सारे लोग ट्रेटर कह देते थे, नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है, ये सब तरह के आरोप लगाते थे और ऐसे ऐसे शब्दावली का प्रयोग करते थे जो बिल्कुल उपयुक्त नहीं था। लेकिन अब ओवैसी ने जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान और उसके बाद पाकिस्तान को लताड़ा है, वहाँ के आतंकवादियों को लताड़ा है, वहाँ के मुसलमानों को लताड़ा है, वहाँ के हुक्मरानों को लताड़ा है, और विदेश में अलग अलग जाकर के प्लेटफॉर्म पर जिस तरीके से इंडिया के इंटरेस्ट में उन्होंने बात की है, इससे एक बात बहुत साफ नजर आता है कि ओवैसी पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर बहुत अलग इमेज कैरी करने लगे। अब ओवैसी तो सियासतदान हैं, वो राजनीतिक व्यक्ति हैं, उनको बेहतर समझ में आ चुका है कि इंडिया गठबंधन उनको इसलिए नहीं लेता था क्योंकि इंडिया गठबंधन को डर लगता था कि मैंने इसको लिया तो ये तो मुस्लिम परस्त राजनीति करता है, तो सभी लोग हमें ओवैसी के नाम पर ज्यादा वोट नहीं मिलने के डर से मुझे साथ नहीं लेंगे, इसलिए मैं पॉलिटिकली अछूत बना हुआ हूं। तो अब ऐसा टाइम है, और साथ ही उन लोगों पर, खासतौर पर इंडिया गठबंधन के लोगों पर जो इनको वोट कटवा कहते थे, जो इनको कहते थे बीजेपी की बी टीम है, ओवैसी को लग रहा है कि ऐसे टाइम में अगर हम महागठबंधन का हिस्सा बन जाते हैं तो इन लोगों द्वारा लगाया गया आरोप कि मैं बीजेपी का बी टीम हूं, हमारी बीजेपी की बी टीम पार्टी है, यह आरोप भी धुल जाएगा। और ओवैसी अपने कार्ड से बीजेपी हो या महागठबंधन का तमाम घटक दल हो, दोनों को सबक सिखाने में लगे हुए हैं और अपना पॉलिटिकल इंटरेस्ट साध रहे हैं। अब समझिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी का इमेज बना है, क्या कोई बीजेपी का नेता उनको ये कह पाएगा कि ये देश के हित के विरोध में बात करते हैं? और अगर कह पाएगा तो लोग सवाल करेंगे कि अरे आपने ही तो डेलीगेशन का हेड बना के भेजा, और असदुद्दीन ओवैसी ने जिस तरीके से बात की है, कैसे आप इस तरह का आरोप लगा सकते हैं? असदुद्दीन ओवैसी इस चुनाव में कई सारे ऐसे हिंदू हैं जिनको टिकट देने की बात भी कर रहे हैं, और इस चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी ये भी साबित करना चाह रहे हैं कि भाई मैं अलग लड़ूंगा तो तुम लोग कहोगे मुसलमान का वोट का बंटवारा हो जाएगा, मैं तो तुम्हारे साथ लड़ना चाहता हूं। अब देखिए, अगर इंडिया गठबंधन इनको साथ नहीं लेगा तो मुस्लिम समाज में जाएंगे, कहेंगे बताओ हम तो उनके साथ आना चाहते थे, हम तो चाहते थे सब मिलकर के लड़ें, बीजेपी को हराएं। ये लोग बीजेपी की बी टीम है या मैं बीजेपी की बी टीम? बताओ, मैं तुम्हारे हक की बात करता था तो ये लोग कहते थे बीजेपी की बी टीम है। अब मैं अपना सारा गम भूल जाना चाहता हूं। मेरे 5 में से 4 विधायक उन्होंने तोड़ लिया, तब भी मैं उसको भूलने को तैयार हूं, और मुसलमानों के लार्जर इंटरेस्ट में
मैं इनके साथ आने को तैयार हूं कि मुस्लिम वोट का बंटवारा नहीं हो, सब लोग मिल करके लड़ें, बीजेपी को पटकनी दें, लेकिन ये लोग हमें लिया ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे हक की बात करता हूं, मैं तुम्हारे हुकूक की बात करता हूं। ये मुसलमानों से कहेंगे, आपका रिप्रेजेंटेशन आपकी आबादी के हिसाब से हो, मैं ये बोलता हूं। ये लोग सिर्फ आपका वोट लेते हैं, लेकिन आपको मंत्री नहीं बनाएंगे, आपको विधायक नहीं बनाएंगे, आपको सांसद नहीं बनाएंगे। तो आप बताइए कि बीजेपी का असली बी टीम कौन है? आप बताइए आपका शुभ चिंतक कौन है? तो दरअसल ओवैसी ने यह पत्ता फेंक करके सीधा महागठबंधन पर एक दबाव बना दिया। फंस गए थे। और जोर जोर से उनके प्रवक्ता कह रहे हैं कि मेरा बिना शर्त समर्थन है, हम कोई आपके सामने शर्त नहीं रख रहे हैं। बीजेपी को सत्ता में आने से रोकना, इसलिए हम आपके साथ आना चाहते हैं, पर अंदर खाने कह रहे हैं कि 25 सीट तो दो। सीमांचल में 3 जिले हैं भाई, किशनगंज है, पूर्णिया है, कटिहार है, अररिया है, यहाँ मुसलमानों की आबादी बड़ी अच्छी खासी है। अब यहाँ पर तुम ज़्यादा से ज़्यादा सीट हमें दो, और कुछ ऐसे जगह हैं भाई, मोतिहारी है, मधुबनी है, जहाँ भी मुस्लिम्स की आबादी ठीक ठाक है, वहाँ पर तुम हमको सीट दो। तो 25 सीटों की डिमांड कर रहे हैं। तेजस्वी यादव के साथ दिक्कत यह है कि किस किस के बीच में वो सीट बांटे। वो कांग्रेस को कितनी सीट देंगे, वो वीआईपी को कितनी सीटें देंगे, वो लेफ्ट को कितनी सीटें देंगे, क्योंकि लेफ्ट में भी सीपीआई एमएल भी है, सीपीआई भी है, सीपीएम भी है। तो ये सवाल उनके सामने बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब मेरी जानकारी के मुताबिक आरजेडी 10 सीट देना चाहती है, ओवैसी हर हाल में 25 सीट चाहते हैं, और इसी बात को लेकर के रस्साकसी चल रही है। लेकिन मुझे लगता है कि आरजेडी और उसके सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ये जरूर नापने का प्रयास करेंगे कि ओवैसी के आने से कितना फायदा होगा और ओवैसी के नहीं आने से क्या नुकसान होगा, क्योंकि वो राजनीति के इस कदर मंजे हुए खिलाड़ी हैं कि वो निश्चित तौर पर नफा और नुकसान के हिसाब से सीटों का बंटवारा करेंगे, और एक बार जरूर इंश्योर करेंगे कि हर हाल में तेजस्वी मुख्यमंत्री बन सकें। और तेजस्वी पिछली बार मुख्यमंत्री नहीं बन पाए थे, उसमें कहा जाता है कि असुद्दीन ओवैसी का जो परफॉर्मेंस सीमांचल में रहा, अगर वो परफॉर्मेंस नहीं रहा होता तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन चुके होते, पर पिछली बार तो नहीं बन पाए। तो इस बार क्या वही गलती आरजेडी करेगी, ये बड़ा सवाल है। और असुद्दीन ओवैसी क्योंकि मास्टर पॉलिटिशियन है, उनकी पार्टी इस बात को समझ रही है, इसलिए मौके पे चौका भी मार रही है, जबरदस्त बार्गेन भी कर रही है। इसका कितना फायदा ले पाती है असुद्दीन ओवैसी की पार्टी, असुद्दीन ओवैसी ले पाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन पब्लिक के बीच में एक बात सामने जरूर रख दिया है कि भाई मुसलमान के वोटों का बंटवारा ना हो, हमारे जो समर्थक हैं उनके जो वोटर्स हैं उसका बंटवारा ना हो। बीजेपी जो कल तक एंटी नेशनल कहती थी, हम एंटी नेशनल नहीं, हम नेशनलिस्ट हैं, देश के वतन के हक और हुकूक की लड़ाई हम लड़ना जानते हैं। हमने ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान और उसके बाद इसका परिचय दिया है। तो अपने बदले हुए इमेज का, बीजेपी की बी टीम का जो तमगा उन पर लगा हुआ है, ये दोनों चीजों का वो मैक्सिमम लाभ उठाना चाहते हैं, बदले हुए इमेज का लाभ उठाना चाहते हैं, अपने ऊपर लगे हुए बीजेपी के बी टीम का तमगा हटाना चाहते हैं। एक बार इंडिया गठबंधन का पार्ट बन गए तो कल को इंडिया गठबंधन भी उनको नहीं कह पाएगा कि ये बीजेपी की बी टीम है, ये वोट काटने आते हैं, बीजेपी के इशारे पे आते हैं, मुसलमान का वोट कई भागों में विभक्त हो जाए और बीजेपी जीत जाए, इस प्रयास में लगे रहते हैं। तो ये जो नैरेटिव है उसको भी ध्वस्त करना चाहते हैं। इसलिए आप कह सकते हैं कि असुद्दीन ओवैसी ने ऐसा कार्ड खेला है जिससे उनको लग रहा है कि उनके दोनों हाथ में लड्डू है। बिल्कुल सही समय पे सही कार्ड चल दिया है असदुद्दीन ओवैसी ने। अब तेजस्वी यादव क्या करेंगे, क्या फैसला लेंगे, क्या 25 सीटें दे पाएंगे, ये देखने वाला होगा। और नहीं दे पाएंगे तो भी असदुद्दीन ओवैसी ने जो चाल चली है वो उनके फायदे में रहेगी, और अगर दे देते हैं तो फिर बढ़िया ही है उनके लिए। अब बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनका दौरा 20 जून को प्रस्तावित है सिवान में, और राहुल गांधी तो बिल्कुल जल्द ही कल आने वाले हैं 6 तारीख को, 6 जून को बिहार।
और नालंदा जिले जाएंगे, यानी कि नीतीश कुमार के गढ़ में रहेंगे, ओबीसी ईबीसी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। तो इन दोनों दौरों को कैसे देखा जाए? चुनाव आ रहे हैं, जाहिर सी बात है दौरे बढ़ेंगे। देखिए, मैं उसको इस तरीके से देखता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी की एक विशेषता ये है कि किसी भी तरह का चुनाव इसमें वो अपनी मौजूदगी भरपूर जताते हैं और दरअसल वो अपने तरफ से इस कदर प्रयास करते हैं जो वो मैक्सिमम कर सकते हैं, जो वो अपना बेस्ट दे सकते हैं, देते हैं। ऐसा प्रधानमंत्री शायद देश को पहले कभी नहीं मिला है जो कि अपनी पार्टी के लिए इस कदर प्रचार करता हो। इसके पक्ष में भी लोग बोलते हैं और विपक्ष में भी लोग बोलते हैं। लोग बोलने के लिए स्वतंत्र हैं, लोकतंत्र है। लोग बोलते हैं कि भाई ये गली गली में उतर करके प्रचार करते हैं, लेकिन आप देखिए कि ये प्रधानमंत्री रहते हुए 11 साल में 50 बार बिहार आ चुके हैं और 51वीं बार आने जा रहे हैं। इनको पता है कि एनडीए का बिहार में जीतना क्यों जरूरी है। आप जानते हैं 2027 में राष्ट्रपति का चुनाव है और राष्ट्रपति का चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है जी। दरअसल जितने ज्यादा विधायक होंगे, राष्ट्रपति चुनना उतना ही आसान होगा। ये अपने दम पर मेजॉरिटी तो लोकसभा में ला नहीं पाए, इसलिए राष्ट्रपति चुनने के लिए इनको किसी और दल पर निर्भर करना पड़े, ये इनके लिए मुसीबत का सबब बन सकता है। ज्यादा दल पर निर्भर करना पड़ेगा तो छोटी छोटी पार्टियां ज्यादा बार्गेन करेंगी, इसलिए इनको लगता है कि ये सही समय है कि हमारे ही दल का राष्ट्रपति हो, हमारे ही कहने पर राष्ट्रपति हो, क्योंकि राष्ट्रपति अगर कई दलों को मिला करके बने और इनके दल का नहीं हो तो बड़ी दिक्कत आ सकती है जी। इसलिए बिहार का चुनाव इनको बहुत इंपॉर्टेंट दिखता है। पिछली बार ये समझ चुके थे कि जिस तरीके से सरकार बिहार में बनी वो बहुत नैरोली, बहुत थिन मेजॉरिटी से सरकार बनी। इस बार सरकार अच्छे नंबर्स में बनाना चाहते हैं और अच्छे नंबर्स में बनाने के लिए प्रधानमंत्री लगातार प्रयास कर रहे हैं। सीवान पहुंच रहे हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती है, वहां से जाकर के हुंकार भरेंगे। आप जान लीजिए कि बरहड़िया जो एक विधानसभा है वहाँ पहुँचेंगे, वहाँ जाकर के अपनी बात रखेंगे, लोगों को अपनी तरफ खींचेंगे, बताएंगे बिहार के लिए क्या प्लान है, बिहार के लिए विकास का क्या मॉडल है। ये तमाम तरह की बात करेंगे क्योंकि बिहार में तो डबल इंजन की सरकार चल रही है। जहाँ तक राहुल गांधी का सवाल है तो राहुल गांधी के लिए भी बिहार इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि साउथ में कांग्रेस जितना एक्सपैंड हो सकती थी जी, वो मैक्सिमम एक्सपैंड हुई है। पर राहुल गांधी को लगता है कि जब तक हम नॉर्थ में अपना फैलाव नहीं करेंगे, हम कभी भी लोकसभा चुनाव में 2029 के चुनाव में सत्ता में नहीं आ सकते। राहुल गांधी ने बहुत कुछ बदला है जिसका कांग्रेस विरोधी रही। अब राहुल गांधी अब आरक्षण की बात करते हैं, जाति की संख्या के हिसाब से आरक्षण की बात करते हैं, ब्यूटी कॉन्टेस्ट में आरक्षण की बात करते हैं, पत्रकारों से पूछते हैं आप कौन सी जाति के हैं, इसमें आरक्षण क्यों है। तो जिस तरीके से उनके दिलो दिमाग में आरक्षण छाया हुआ है और जाति की संख्या के हिसाब से भागीदारी की बात कर रहे हैं, तो ये राहुल गांधी समझ चुके हैं कि कांग्रेस की हार की वजह यही है कि कांग्रेस ने दलित पर जोर दिया, कांग्रेस ने ब्राह्मण्स पे जोर दिया, लेकिन ओबीसी ईबीसी कांग्रेस के हाथ से छिटक गए। कांग्रेस कभी भी इसको साथ लेकर के नहीं चल पाई। बीजेपी का पूरा स्ट्रेंथ ही यही है, इसलिए राहुल गांधी आ रहे हैं। पहले दलित वोट को समेटना चाहते हैं, फिर ओबीसी ईबीसी की पॉलिटिक्स को धार देना चाहते हैं। वो जो जातीय जनगणना है, जातीय सर्वे बिहार में हुआ है, तेजस्वी यादव उसका क्रेडिट लेते हैं पर राहुल गांधी उसको नकार देते हैं। वो कहते हैं तेलंगाना मॉडल पर हम जातीय सर्वे कराएंगे। तो सवाल यह है कि राहुल गांधी ओबीसी और ईबीसी के कॉज का चैंपियन बनना चाहते हैं। ये बात आप जान लीजिए, ताकि बड़ी आबादी को अपने पक्ष में कर सकें, और इसलिए वो लगातार बिहार पहुंच करके कुछ ना कुछ ऐसी बातें करते हैं, ऐसे संगोष्ठी में उपलब्ध रहते हैं जो ये मैसेज दे सके कि राहुल गांधी प्रो ओबीसी हैं, प्रो दलित हैं, और इस तरह की पॉलिटिक्स को उन्होंने बढ़ावा दिया। और यही वजह है कि उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष किसको बनाया,
राजेश राम को, आप देख लीजिए। और प्रदेश अध्यक्ष बना करके लगातार जो राहुल का जाना दिखाई पड़ रहा है, इसका मतलब है कि कांग्रेस अब परजीवी नहीं रहना चाहती। कांग्रेस अपना रिवाइवल देख रही है। कांग्रेस कन्हैया कुमार द्वारा यात्रा करा चुकी है, राहुल गांधी बार बार जा रहे हैं, रिवाइवल की सोच रही है। 90 की दशक वाली कांग्रेस बिहार में बनना चाहती है। क्या राहुल के विजिट से यह सब हो पाएगा? राहुल बिहार जा रहे हैं, राहुल की नजर उत्तर प्रदेश पर भी है। किस हद तक राहुल सफल होते हैं बिहार में, यह देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि बहुत सारी चीजों में परिवर्तन राहुल गांधी कर रहे हैं। एक सीटों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार अभी नहीं मान रहे हैं। और तीसरी बड़ी बात की जातीय जनगणना अपने हिसाब से कराना चाहते हैं। तो ये सारी बातें कर राहुल गांधी उन लोगों को टच करना चाहते हैं, उन लोगों में सेंधमारी करना चाहते हैं जो समाजवादियों का वोट बैंक कराए। तो क्या इसमें कामयाब हो पाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। और बिहार में शायद ऐसा ही करने राहुल गांधी बार बार जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी एक तरफ बीजेपी के सर्वोपरि नेता के रूप में पहुंच रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस के सर्वोपरि नेता के रूप में राहुल गांधी बिहार बार बार जा रहे हैं। बिल्कुल, तो चुनाव करीब है, बड़े नेताओं का, प्रधानमंत्री मोदी हो या राहुल गांधी नेता विपक्ष, दोनों का आना जाना बिहार में लगा रहेगा। वो उसका अंततः नतीजा क्या निकलेगा, वो तो जब चुनाव और नतीजे नवंबर तक आएंगे तब समझ में आएगा कि कौन कितना सफल रहा। अब एक और नेता की बात कर लेते हैं, चिराग पासवान, जिनका दिल बिहार में इस वक्त ज़्यादा लग रहा है। दिल्ली से वो दूर जाते नज़र आ रहे हैं, जनरल सीट से लड़ेंगे ऐसा उन्होंने और उनकी पार्टी की तरफ से दावा किया जा रहा है। और वो ज़िला होगा शाहाबाद, ऐसा कहा जा रहा है कि शाहाबाद की किसी एक सीट से चिराग पासवान लड़ सकते हैं विधानसभा का चुनाव। कौन सी सीट होगी अभी मुझे लगता है ये तो क्लियर होगा नहीं पंकज, बस शाहाबाद ही क्यों, ये जानना चाहेंगे लोग। एक्चुअली उनको ऐसा लगता है कि शाहाबाद में एनडीए बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाया था। दूसरी बड़ी वजह यह है कि उनको लगता है कि शाहाबाद ऐसा जगह है जहां से वो बेहतर कर सकते हैं और वो जनरल सीट पे लड़ना चाहते हैं। तो शाहाबाद और मगध दोनों पर उनकी नज़र है। वैसे जब बिहार से चुनाव लड़ेंगे तो कहा जा रहा था अलौली से चुनाव लड़ेंगे, जहां से उनके पिता दिवंगत नेता रामविलास पासवान लड़ा करते थे। उसके बाद नवादा का नाम आया और नवादा भी जनरल सीट है, वहां से चिराग चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। अब शाहाबाद की चर्चा हो रही है। पर एक बात आपको बता दें कि चिराग बिहार से चुनाव लड़ेंगे, ये अपने आप में एक बड़ी खबर है और बहुत लोगों को टेंशन भी हो गया है। मीडिया में चर्चा जोरों पर है कि क्या चिराग की नज़र मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है। 2025 से 30 तक, क्योंकि नीतीश के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ेगा, ऐसे में शाहाबाद में जो एनडीए बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाया था 2020 में, क्या चिराग की मौजूदगी से एनडीए बेहतर परफॉर्म करेगा? आज मैं उपेंद्र कुशवाहा का इंटरव्यू कर रहा था और इंटरव्यू में जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा अच्छी बात है, आए शाहाबाद, इसमें बुराई क्या है, क्योंकि शाहाबाद उपेंद्र कुशवाहा का भी गढ़ माना जाता है। तो उन्होंने भी वेलकम किया, जेडीयू ने भी वेलकम किया। पर चिराग की अपनी एक नज़र शाहाबाद पर इसलिए है क्योंकि उनको लगता है कि हम बेहतर वहाँ से कर सकते हैं, एक दूसरा मैसेज हम वहाँ से दे सकते हैं, हम अपना वोट बैंक का आधार बढ़ा सकते हैं, हम जनरल मासेस का लीडर हो सकते हैं। जो 6% का लीडर माना जाता है, उनको लग रहा है कि अगर नीतीश कुमार की तरह लीडर बनना है तो हमें अपना वोट बैंक का आधार बढ़ाना होगा। और शायद इसी प्रयास में वो लगे हुए हैं। यंग हैं, चार्मिंग हैं, आकर्षक हैं, तो इसका भी उनको फायदा मिलता रहा है। दरअसल चिराग पासवान खुद कहे हैं कि जब किसी भी पार्टी का सर्वोपरि नेता चुनावी मैदान में उतरता है तो उस पार्टी का स्ट्राइक रेट बेहतर होता है। जी। अब सवाल उठता है कि चिराग लोकसभा चुनाव में तो बेहतर परफॉर्म करते रहे हैं, विधानसभा चुनाव में उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है पिछले कुछ चुनाव से। तो अब चिराग के उतर जाने से क्या एलजेपीआर बेहतर परफॉर्म करेगी, क्या सरकार बनाने में उसकी भूमिका बड़ी होगी? इन सब बातों पर निश्चित तौर पर एलजेपीआर सोच रही है, बेहतर टैली करना चाहती है, प्रदेश में मजबूत
पकड़ कायम करना चाहती है, क्योंकि चिराग ये मानते हैं कि उनके पिता अगर 2005 में प्रदेश की राजनीति पर जोर दिए होते तो आज प्रदेश की राजनीति उनके इर्द गिर्द घूम रही होती और चिराग भी मुख्यमंत्री बनने के रास्ते में होते या बन चुके होते। तो शायद इसीलिए वो कहते हैं कि मेरा इंटरेस्ट दिल्ली में नहीं है, बिहार में है। वो एक विजन की बात करते हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। अब ये देखना होगा कि चिराग को बिहार के लोग असेंबली इलेक्शन में किस तरीके से लेते हैं, कितना पसंद करते हैं, ये परिणाम में ही सामने आ सके। बिल्कुल, मगर दिलचस्प है चिराग पासवान की कहानी, जो उनके पिताजी द्वारा एक टेक्टिकल मिस्टेक हुआ कहा जाता है राजनीतिक जानकारों की तरफ से, कि जब वो मुख्यमंत्री बन सकते थे 2005 में, वो सुनहरा मौका उनके सामने आया था, तब वो चूक गए थे। उनका मन दिल्ली में ज़्यादा लगता था, मगर चिराग इस बात को पलटना चाहते हैं। वो बिहार की तरफ नज़र गड़ाए हुए हैं और जैसा कि अभी तो वो कह रहे हैं कि भाई वैकेंसी खाली नहीं है मुख्यमंत्री पद की, मगर सभी जानकार लोग, राजनीतिक जानकार और बिहार की राजनीतिक क्षमता वाली जनता जानती है कि भाई उनकी नज़र नीतीश कुमार के बाद कौन मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर एक दावेदारी रहती है। बाकी दिलचस्प है बिहार और बिहार की राजनीति। और आग बिहारी में आज इतना ही। चिराग पासवान का ये जो शाहाबाद वाला दांव है, जो बात निकल के आ रही है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।